नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री सवाई। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी है। उत्तराखंड के मसूरी, धनोल्टी, चक्राता, ओली, गंगोत्री, टिहरी और आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी हुई। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समेत मनाली, नारकंडा, कुफरी, चायल, डलहौजी, कल्पा के साथ रिहायशी इलाकों में बर्फ गिरी है। तो ये सीजन की पहली बर्फबारी है। किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रियासी, उधमपुर और कठुआ जिले के ऊपरी इलाकों में अब भी बर्फ गिर रही है। भारी बर्फबारी के बीच पर्यटक भी बर्फ का मजा ले रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि केदारनाथ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वैष्णो देवी धाम की तस्वीर आप देख सकते हैं, गंगोत्री धाम की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर बर्फबारी हो रही है। तो पर्यटक बड़ी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं और पहाड़ों ने यहां पर सफेद चादर ओढ़ रखी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल से उत्तराखंड तक बर्फ ही बर्फ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के कोदबा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र को विकास की बड़ी सौगात दी। उन्होंने 51 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 28 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें कोदबा की जल आवर्धन योजना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और बाग बहार में तहसील भवन प्रमुख है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है। इन परियोजनाओं से पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र समेत आसपास के ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और पेयजल सुविधाएं मजबूत होंगी। हमारी स्वयं की भी इच्छा थी कि हम कोदबा आएं और इस क्षेत्र के लोगों का हम दर्शन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और आज वो शुभ घड़ी आई और भारी संख्या में क्षेत्र के लोग आज आशीर्वाद देने यहाँ पर पहुँचे और आज 51 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन संपन्न हुआ है। नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में चल रहे साहित्य उत्सव में देश भर से पहुंचे साहित्यकार और लेखक पूरे उत्साह के साथ साहित्यिक गरिमा प्रदान कर रहे हैं। उद्घाटन के बाद हुए सत्रों में लेखकों ने साहित्य, संस्कृति और अलग अलग मुद्दों पर विचार विमर्श किया। शुक्रवार को ही प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेता मनोज जोशी ने अपने नाटक चाणक्य का मंचन किया, जिसे दर्शकों ने सराहा। आयोजन के दूसरे दिन भी साहित्यिक कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहा। देखिए रिपोर्ट। नवा रायपुर का पुरखौती मुक्तांगन देश विदेश में फैले साहित्यकारों और हिंदी प्रेमियों के लिए पावन स्थली बना हुआ है। इस महा आयोजन से छत्तीसगढ़ की साहित्यिक परंपरा को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच मिला है। शुक्रवार को पहले दिन और दूसरे दिन शनिवार को भी साहित्यकारों ने विशेष पाठ किए और समाज और राष्ट्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर लेखकों और साहित्यकारों ने अपने विचार रखे। शुक्रवार शाम 7 बजे फेमस एक्टर और पद्मश्री से सम्मानित मनोज जोशी ने बहुचर्चित नाटक चाणक्य का मंचन किया। इसके अलावा बुक स्टॉल में हजारों लोग अपनी पसंदीदा किताबों के बीच नजर आए। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी के आत्म गौरव को अभिवर्धित करने का यह सफल आयोजन मुझे लग रहा है। और छत्तीसगढ़ी पर जो अनेक विद्वानों की राय ली जा रही है, उनके विचार लिए जा रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ी की जो जीवनी शक्ति है थोड़ी और बढ़ेगी और छत्तीसगढ़ को जुबान दे पाएगी। अब एआई का दौर है, जेन जी आ गई है, नई पीढ़ी आ रही है, वो कैसा लिख रही है, कैसा लिखेगी, इन सब तमाम विषयों पर 3 दिन तक विमर्श होना है। आज दूसरा दिन है। पहला दिन भी बहुत अच्छा रहा, दूसरे दिन में भी अलग अलग सत्रों में चर्चाएं हो रही हैं, कल भी होंगी। कल मुझे साहित्य और पत्रकारिता पर बात करनी है।
मैं इतनी दूर से आई हूँ गोवा से, और मुझे लग रहा था पता नहीं कैसा क्या रहेगा, लेकिन यहाँ आके मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि यहाँ की पूरी जो व्यवस्था है, इतने विशाल ये पर स्तर पर सब कुछ बंदोबस्त किया गया है, सब कुछ। और खासकर जहाँ बच्चे जो हैं उनका उत्साह बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे लग रहा था साहित्यिक उत्सवों में लोग कम आते हैं लेकिन लोग इस तरह से हिस्सा ले रहे हैं और सब में इतना उत्साह है, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। साहित्य उत्सव में प्रदेश और देश के साहित्यकार और लेखक पत्रकार हिस्सा लेने और चर्चा के लिए पहुंचे। 40 से ज्यादा सत्रों में यहाँ चर्चाएं हो रही हैं और यहाँ पहुंचे साहित्यकार अपने विचार चर्चाओं में रख रहे हैं। कई साहित्यकारों का मानना है कि हमारे देश और प्रदेश का भविष्य युवा साहित्यकारों और लेखकों के हाथों में है और वो आने वाले समाज और समय को कई बेहतर तरीके से समझते हैं। जो मूल्यवान लोग हैं जिन्होंने इतिहास बनाया, उनको हम सुने, उनके साथ मिले, उनका डॉक्यूमेंटेशन हो, उनकी किताबों की चर्चा हो और किताबों का मेला लगे। ये सुविधा कोई सामान्य व्यक्ति, एक आदमी या छोटे मोटे संस्था से संभव नहीं है। तो ये शासकीय तौर पर शासन ने सब किया। शासन बहु अप्रत्यक्ष रूप से साहित्य तो दिखता नहीं है, साहित्य अप्रत्यक्ष शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को शासन ने महसूस किया और उसने इतना बड़ा आयोजन किया। मैं इसको बहुत अच्छा आयोजन मानता हूँ और बधाई देता हूँ कि हमारे युवा साहित्यकारों के समूह को पहचाना जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, ग्रुप में बांटकर उनके लिए वर्कशॉप का आयोजन किया जाए और ये उनको उनकी दिशा देगा। साहित्य पर विचारोत्तेजक चर्चा के अलावा साहित्य उत्सव में छत्तीसगढ़ी व्यंजन बन रहे हैं। भारतीय खाने के साथ साथ छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी लोगों को काफी पसंद आता है। चीला, फरा, चौसीला, गुलगुला लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। ऐसे तो जनता मन हाँ बहुत खुश है दीदी, काबर की देश विदेश ले आए और साथ ही में खाद भी है ना, तो बहुत भीड़ रही से लइका मन ला बढ़िया चीला फरा के भी अपन जो छत्तीसगढ़िया डिश है ओला भी बताओ, सिखाओ, बनाए बर भी सिखाओ, खवाए बर भी सिखाओ। बस्तर के भी लगे हुए हैं प्रोडक्ट्स, जिसमें आमट है आपका, और भी बहुत सारे प्रकार के बस्तर के व्यंजन हैं, आपके जशपुर के व्यंजन हैं जिसमें कुल्थी दाल है और बहुत सारी दाल है। रायपुर साहित्य उत्सव के आयोजन के पीछे पिछले कई महीनों की मेहनत और साई सरकार की दूरदर्शी सांस्कृतिक कल्पना निहित है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर इस साहित्य उत्सव को आकार दिया गया, जिसका उद्देश्य पिछली पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के बीच साहित्य के माध्यम से सशक्त सेतु का निर्माण करना है। साहित्य उत्सव अभी तक अपने लक्ष्य में सफल होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। चलिए बात ग्वालियर की कर लेते हैं, जहां पर व्यापार मेले में मध्य प्रदेश शासन द्वारा RTO टैक्स में 50% छूट दिए जाने का असर साफ नजर आ रहा है। तो 19 जनवरी से अब तक करीब 6000 से ज्यादा दोपहिया और 4 पहिया वाहनों की बिक्री हो गई है। इस छूट से परिवहन विभाग उत्साहित है, वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी लाभ मिल रहा है। हालांकि इस बार मेले में बनाए गए अस्थायी RTO कार्यालय में वाहन मालिक की उपस्थिति और फिजिकल वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया जाने पर ऑटोमोबाइल डीलर नाराज हैं। डीलरों का कहना है कि इस प्रक्रिया से बिक्री और डिलीवरी प्रभावित हो रही है। तो ऑटोमोबाइल डीलर चाहते हैं कि व्यापार मेले में वाहन चालकों के साथ साथ ओनर की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। फिलहाल मेले में वाहन बिक्री लगातार जारी है और इस व्यवस्था को लेकर मंथन चल रहा है। छूट मिलने के पश्चात जैसा शासन स्तर से ऐसा प्रावधान किया गया था कि जो भी वाहन मेले से विक्रय होंगे उन सभी वाहनों का भौतिक निरीक्षण भी यहीं मेला परिसर में होगा और साथ ही साथ में जो भी उसके ओनर हैं उनको भी आना है, यहाँ पे उनकी फ़ोटो होनी है। उसी तारतम्य में ये पूरा प्रोसीजर चल रहा है। यहाँ हमारा मेला ऑफिस जो है वो स्थापित किया गया है अस्थायी रूप से। ओनर का जो है वेरिफिकेशन के साथ, मतलब गाड़ी के वेरिफिकेशन के साथ ओनर को बुला रहे हैं, वो थोड़ा सा उसमें मेरा ऑब्जेक्शन है। वो इसलिए है कि देखिए ऐसा रहता है कि बहुत से लेडीज़ रहती हैं,
बहुत से हैंडीकैप से रहते हैं, जो कि बेचारे जो है, जब गाड़ी का मतलब गाड़ी जो रजिस्टर्ड है जो है, नहीं, गाड़ी जो रजिस्टर्ड है वो कस्टमर के नाम से ही अगर हो रही है, उसमें जो है आपके द्वारा सारे डॉक्यूमेंट्स, आधार, पैन सब ले लिए जाते हैं, तो मेरे ख्याल से मालिक को बुलाना उसमें मैं उचित नहीं समझता हूँ। ये पूर्ण रूप से गलत है। रायपुर जबलपुर मार्ग पर हुए हिट एंड रन मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। 18 जनवरी को बरेला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार सफेद कार ने रेलिंग की सफाई पुताई कर रही मंडला जिले की 13 मजदूर महिलाओं को कुचल दिया था, जिसमें 5 महिलाओं की मौत हो गई थी। घटना के बाद आदिवासी संगठन और स्थानीय विधायक ने शव रखकर चक्का जाम किया था। तो पुलिस ने यहां पर आरोपी को जबलपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया, जो ट्रेन से फरार होने वाला था। मामले की जांच जारी है। हिट एंड रन के मामले में हुई कार्रवाई को लेकर डीएसपी आकांक्षा उपाध्याय से बात की हमारे संवाददाता फतेह सिंह ने। जबलपुर के गौर नेशनल हाईवे पर हुए हादसे के बाद जो आरोपी कार चालक है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ डीएसपी आकांक्षा उपाध्याय मौजूद है। हम उनसे जाते हैं, मैडम ये पूरा क्या मामला था और ये आरोपी को कहां से गिरफ्तार किया गया और क्या नाम था? ये 18 जनवरी को एक सड़क दुर्घटना हुई थी थाना बरेला के अंतर्गत, जिसमें एक तेज रफ्तार जो गाड़ी है उसने लगभग 13 मजदूरों को घायल किया था, जिनको सभी को इलाज के लिए भेजा गया और उसमें से जो 5 मजदूर हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसमें दूसरे दिन भी चक्का जाम वगैरह हुआ था और उनकी कुछ मांगे थी, जिनको फिर शांतिपूर्ण तरीके से जिनका निपटारा किया गया था। तो इसमें जो मुख्य आरोपी है लखन सोनी, वो फरार चल रहा था, तो उसको कल क्राइम ब्रांच की मदद से गिरफ्तार किया गया। वो पुणे जाने की फिराक में था, जिसको पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ा है। प्रथम दृष्टया पूछताछ में क्या बताया ये हादसे की वजह? वो जैसा कि उसके पास में ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, 1 महीना ही हुआ था, उसने भी 4 व्हीलर खरीदा था और उसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, उसको चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और उसने बहुत ही तेज़ रफ्तार इसको चलाया। प्लस उसने ये बताया कि उसके आजू बाजू 2-3 गाड़ियाँ थी, तो वो ओवरटेक करना चाहता था, वो उससे बना नहीं, गलत तरीके से ओवरटेक उसने करने की कोशिश की, जिस वजह से जो गाड़ी है वो वहाँ बैठे मजदूरों को रौंदती हुई चली गई। इसमें कितने लोगों की इसमें मौत हुई? इसमें कुल 13 लोग घायल हुए थे, इसमें 5 लोगों की मृत्यु हुई थी। ये थी डीएसपी आकांक्षा उपाध्याय और इन्होंने साफ के तौर पर कहना है कि जो आरोपी है उसे लखन सोनी, उसे यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, जिसकी जांच है जो वो पुलिस अभी कर रही है। लेकिन जो लखन सोनी है उसे फिलहाल अभी जेल भेज दिया गया है। जबलपुर से INS न्यूज़ के लिए फतेह सिंह। बीजापुर के मदेर थाना क्षेत्र में शनिवार को सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में बड़ी सफलता हासिल की है। तो बंदीपारा नील मड़गू जंगल क्षेत्र में सर्चिंग अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 16 प्रेशर आईडी और भारी मात्रा में माओवादी विस्फोटक सामग्री बरामद की है। सभी बरामद आईडी को मौके पर ही बीडीएस टीम ने सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया। अधिकारियों के अनुसार इतनी बड़ी मात्रा में बरामद विस्फोटक इस बात का संकेत है कि माओवादी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे, तो सुरक्षा बलों की त्वरित कार्रवाई से संभावित खतरे को टाल दिया गया है। बलौदाबाजार जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत खैरा गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्कूल में चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान गोली चल गई। घटना के बाद स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। इस फायरिंग में एक छात्रा के पैर में गोली का छर्रा लग गया, जिसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है। जानकारी के अनुसार खैरा हायर सेकेंडरी स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान दोपहर 3:30 बजे कुछ छात्राएं गुपचुप खाने के लिए स्कूल परिसर से बाहर निकली थी। बताया जा रहा है कि गुपचुप विक्रेता के पास पहले से बुकिंग अधिक होने के कारण गुपचुप खत्म हो गया था। इसी बात को लेकर दुकानदार के साथ अज्ञात व्यक्ति से विवाद हुआ। विवाद के दौरान उस व्यक्ति ने बंदूक निकाली और फायर कर दिया। फायरिंग से निकला छर्रा पास खड़ी एक छात्रा के पैर में जा लगा। इधर आरोपी मौके से फरार है और घटना की सिटी कोतवाली पुलिस जांच कर रही है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में 24 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सर्व सुविधा युक्त सशुल्क वरिष्ठजन निवास संध्या छाया का विधिवत पूजन कर लोकार्पण किया। साथ ही यहां व्यवस्थाओं का अवलोकन कर वृद्धजन को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम ने सिंगल क्लिक के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के 54,52,000 से ज्यादा हितग्राहियों के खाते में 327 करोड़ 15 लाख रुपए से अधिक की राशि अंतरित की है। यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वरिष्ठ जन निवास संध्या छाया के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य स्तरीय दिव्यांग स्पर्श मेला 2026 अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कार वितरित कर उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने यहां लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन कर विद्यार्थियों से संवाद भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बुजुर्गों का आशीर्वाद और दिव्यांग जनों का स्नेह ही समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। सीएम ने प्रदेश के पहले सर्व सुविधा युक्त वृद्धाश्रम को प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक पहल बताया। वृद्धाश्रम में जो आवश्यक है डॉक्टरों का इंतजाम, किचन भी बहुत अच्छा है, किचन गार्डन भी अच्छा है, बाकी व्यवस्थाओं के लिए खास करके पंचकर्म से लेकर तमाम चीजों को जोड़ करके अच्छी बढ़िया बिल्डिंग बनी। और जितने प्रकार से हो सकता सेवा भारती को मैं बधाई देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से ये एक अच्छे काम की शुरुआत हो रही है। क्योंकि भवन बनाना, सरकार भवन तो बना दे, लेकिन व्यवस्थाओं के संचालन में वो ठीक से संचालित हो, इसकी भी आवश्यकता है। राज्य स्तरीय दिव्यांगजन स्पर्श मेला 2026 में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कलाकारों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 54.52 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों को 327.15 करोड़ रुपए से अधिक राशि का सिंगल क्लिक से अंतरण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत रत्न से सम्मानित सामाजिक समानता के प्रति स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर उन्हें नमन किया। साथ ही राष्ट्रीय बालिका दिवस की सभी बेटियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। सिलवानी विधानसभा क्षेत्र के कस्बा बमहोरी के शासकीय अस्पताल में सालों से डॉक्टर की कमी है। इसका खामियाजा आम जन भुगत रहे हैं। मांगों पर प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना तो इस पर कोई सुनवाई होती है। इससे नाराज है नगरवासी। नगर बंद का आह्वान उन्होंने किया। इस दौरान डॉक्टरों की पदस्थापना की मांग को लेकर सड़कों पर भी गुस्सा देखने को मिला। आपको बता दें कि इलाज के भाव में राठी परिवार के एक मासूम की मौत के बाद नागरिकों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसमें शनिवार को अनिश्चितकालीन नगर बंद का भी आह्वान किया गया। इसका व्यापक असर भी देखने को मिला। कल पूरे नगर में सन्नाटा पसरा रहा। बीना के ग्राम खिमलासा में मजदूर के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार का गंभीर मामला देखने को मिला है। दरअसल खेत में फसल को नुकसान पहुंचा रहे मवेशी को एक मजदूर ने बांध लिया था। मवेशी बांधने से नाराज कुछ गौ सेवकों ने मजदूर के साथ मुख्य चौराहे पर सरेआम मारपीट की, गाली गलौज की, जबरन माफी मंगवाकर उठक बैठक लगवाई। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। ग्रामीणों के साथ पीड़ित परिवार थाने पहुंचा और शिकायत भी दर्ज कराई गई। कार्रवाई न होने पर उसने आत्मदाह की चेतावनी दी है। खेत की फसल खा ली हमारी। हाँ। और एक गाय हमने पड़ी थी खेत में। सुबह तो हमने बांध ली। बांधने के बाद वो धनी आ गया। धनी के वो गाय में छूटी। सुबह फेंसिंग में छुल गई। छुलने के बाद फिर हमें थाने लोग आ गए। माने रिपोर्ट करी, उनने पुलिस आई। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।